सभी छात्रों को नमस्कार करते हुए आज हम 9वीं कक्षा के छठे गद्य पाठ चेरापूंजी से आया हूँ पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। चेरापूंजी से आया हूँ, इसकी विधा है यात्रा वृत्तांत। तो चलिए छात्रों, आज हम चेरापूंजी से आया हूँ इस यात्रा वृत्तांत को अध्ययन करने से पहले लेखक के परिचय प्राप्त करेंगे। इनका परिचय यहाँ मैं संक्षिप्त में श्याम पट पर लिखा हुआ हूँ। उनका जन्म 24 अप्रैल 1941 को हुआ। उनका जन्म स्थान है लखनऊ के हल्द्वानी, जो उत्तराखंड में निहित हल्द्वानी नामक गांव में इनका जन्म 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी द्वारा अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगलु शीर्षक से प्रकाशित हैं। पंत जी द्वारा, प्रदीप पंत जी द्वारा जो अनुदित कन्नड़ में अनुदित हुए कहानियों के शीर्षक हैं न्याय मत्तु इतर कथेगलु नाम से प्रकाशित हैं। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। प्रदीप पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्कृष्ट उन पर लेखन लिखने के पश्चात उन्हें जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा उन्हें यूरोप भ्रमण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार भी प्रदीप पंत जी को प्राप्त हुआ है। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार भी प्रदीप पंत जी को प्राप्त हुआ है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जो प्रदीप पंत जी को अनेक इन पुरस्कारों से सम्मानित। आज उन्होंने ही एक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जो आपको अध्ययन के लिए रखा गया है। वह यात्रा वृत्तांत है चेरापूंजी से आया हूं। तो छात्रों, अब हम उनका परिचय तो संक्षिप्त में प्राप्त कर लिया, और इस वृत्तांत से आपको क्या ज्ञात होता है, क्या जानकारी मिलती है, तो प्रदीप पंत जी का भी एक आशय है। तो चलिए मैं आपको वह आशय भी बता देता हूं। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो सही है, जो हम यात्रा करते हैं उस प्रदेश का हमें ज्ञान नहीं होता। जब हम यात्रा करते हैं तो उस प्रदेश का हमें ज्ञान हो जाता है। यह एक यात्रा का महत्व है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। देखिए, यात्रा से उस प्रदेश का हमें क्या जानकारी मिलती है, तो वहाँ के लोगों के रहन सहन की जानकारी मिलती है, और वहाँ की संस्कृति की जानकारी मिलती है, और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रत्यक्ष दृश्य देखने को हमें मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस चेरापूंजी से आया हूं वृत्तांत में
आप चेरापूंजी का एक परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों, यहाँ प्रदीप उपबंध जी ने आशय के साथ यह पाठ आपको अध्ययन के लिए रखा है। तो इस पाठ के निहित आए कुछ नए शब्दों का अर्थ भी मैं आपको बताकर पाठ की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि आपको पाठ सुनते समय उस शब्द का अर्थ ज्ञात हुआ हो तो आपको बहुत जल्दी वह शब्द मालूम हो जाएगा। तो देखिए, उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरना, जो चारों ओर से जो घेर लेने को हम उमड़ घुमड़ कहते हैं। और एकत्रित होना, इसका अर्थ भी हो सकता है हरितिमा, हरितिमा शब्द आया हुआ है। हरितिमा का शब्द होता है हरियाली, सभी ओर हरा भरा हमें दिखाई दे, उसको हम हरितिमा कहते हैं, जो हरियाली भी कह सकते हैं। और दरख्त, दरख्त शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। इसका अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। पटा शब्द आया हुआ है। पटा शब्द का अर्थ होता है भरा हुआ, भरा हुआ इसका अर्थ होता है। बूंदाबांदी शब्द आया हुआ है। बूंदाबांदी शब्द का अर्थ है वर्षा, वर्षा को हम बूंदाबांदी कहते हैं। खपत शब्द आया हुआ है। खपत शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी माल की बिक्री, बेचना, कोई भी माल हो, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को बेचने को हम खपत कहते हैं। और पनबिजली, पनबिजली शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। जल विद्युत, जो जल से विद्युत का निर्माण हो, उसको हम पनबिजली कहते हैं। निहारना, निहारना शब्द का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक देखना इसका अर्थ होता है। कोहरा, कोहरा शब्द आया हुआ है धुंधा, जो बहुत गहराई में होता है। हम कह सकते हैं घाट सेक्शन, जो कहते हैं घाट सेक्शन, घाट एरिया, उसको हम कोहरा कहते हैं। अधिक अंदर गहराई रहता है कोहरा। धुंध शब्द। और अंचल, अंचल शब्द होता है इसका अर्थ प्रांत, जो सीमा की प्रांत होती है, जो प्रदेश होता है, उसको हम अंचल कहते हैं। वर्चस्व शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। वर्चस्व इसका प्राबल्य, महत्व, वर्चस्व, अधिपत्य इसका अर्थ हो सकता है। और घुसना, घुसना शब्द का अर्थ यह है कि प्रवेश करना, यानी अंदर घुसना, अंदर जाना, प्रवेश करना इसका अर्थ है। और तमाम शब्द आया हुआ है। तमाम का अर्थ यह है सब, सारा इसका अर्थ होता है। समस्त इसका अर्थ भी होता है। सौदा, सौदा इसका अर्थ है बिक्री का या कोई वस्तु, जो बेचने की जो भी वस्तु होती है उसको हम सौदा कहते हैं। उसको हम सौदा कहते हैं। जो बिक्री की कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को हम सौदा कहते हैं। और माल, जो हम अपनी भाषा में कह सकें तो माल, मेरे पास उतना माल है, मेरे पास इतना माल है कहते हैं, उसको हम सौदा कहते हैं। और बेहिचक, बेहिचक शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। बेहिचक यानी निसंकोच, कोई भी संकोच न करते हुए बेहिचक कह देना, इसका अर्थ होता है निसंकोच। और मोड़, मोड़ शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। रास्ते आदि का घुमावदार स्थान, जो रास्ते में जो इस प्रकार की घुमावदार होती है उसको हम मोड़ कहते हैं।
कभी इस तरफ घूम लिया तो कुछ ही पल बाद इस तरफ घूमना पड़ेगा और कुछ ही समय के बाद इस तरफ घूमना पड़ेगा। उस प्रकार के रास्ते को हम मोड़ कहते हैं। और प्रपात, प्रपात तो आपको मालूम ही होगा, जो ऊंची स्थान से जो पानी गिरता है उसको हम प्रपात कहते हैं। आपने तो इस प्रदेश में जो जलप्रपात देखा ही होगा, उसको हम प्रपात कहते हैं। ऊंचे स्थान से गिरने वाले जल वर्षा अथवा जलधारा को हम प्रपात कहते हैं। बेरोक टोक, बेरोक टोक शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है बिना रुकावट के। बेरोक टोक इस पाठ का, इस शब्द का अर्थ होता है बिना रुकावट के। रुकावट के बिना इस शब्द का अर्थ होता है। लुका, लुका शब्द भी आया हुआ है छिपा हुआ अर्थात छिपी, अंदर निहित, छिपी। आंख मिचौली, देखिए यहाँ एक नया शब्द भी इस पाठ के निहित आया हुआ है। आंख मिचौली का अर्थ यह होता है कि हाइड एंड सीक, जो हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं और कन्नड़ में कह सकते हैं कन्ना मुच्चाले। कुछ समय रहा, पल भर में गायब हो गया। कुछ समय वर्षा हो गई, कुछ समय में धूप पड़ गई। इसको हम क्या कहते हैं? आंख मिचौली का खेल, आंख मिचौली का खेल, हाइड एंड सीक अंग्रेजी में कहते हैं और कन्नड़ में कहते हैं कन्ना मुच्चाले आटा, कहते हैं ना इसको आंख मिचौली। सतह, यह शब्द का अर्थ यह है किसी वस्तु का ऊपरी भाग, कोई भी वस्तु हो उस वस्तु का जो ऊपर वाला भाग या हिस्सा होता है उसको हम सतह कहते हैं। और मशाल, मशाल शब्द इस पाठ के निहित आया हुआ है। मशाल शब्द का अर्थ यह है कि किसी भी एक लकड़ी को आप कपड़े से बांधकर उसको जलाकर प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम मशाल कहते हैं। आपके पुस्तक में भी दिया गया है एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है। मैंने कहा है आपको, एक प्रकाश के लिए हम एक लकड़ी में एक कपड़ा बांधकर उसको जलाकर प्रकाश के लिए जो उपयोग किया जाता है उसी को हम मशाल कहते हैं। तो छात्रों, इस पाठ के निहित नए शब्दों को भी आपने जान लिया और इस यात्रा वृत्तांत का आशय भी आपने समझ लिया। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। सभी छात्र अपने अपने पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 40 में देखें। मेघालय यानी बादलों का घर। देखिए, मेघालय का नाम सुनते ही आपको कुछ न कुछ ज्ञात हुआ होगा कि मेघालय अर्थात बादलों का घर। सदा बादल वहां पर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उमड़ना घुमड़ना नया शब्द का तो मैंने अभी भी आपको बताया है। हाँ, चारों ओर से घिरना। हाँ, सदा मेघालय में बादल बनते रहते हैं। देखिए, और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। देखिए, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग है। एक हरा भरा पर्वतीय, बहुत ही हरा भरा और पर्वतों से भरा हुआ, जो जहां हर समय बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इतना बड़ा पर्वतों से भरा हुआ हरी तीमा वाला हरा भरा एक प्रदेश उत्तर भारत में और कहीं भी नहीं है मेघालय के बिना। देखिए, ऐसा हरी तीमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। इस प्रकार के हरा भरा प्रदेश
हरा भरा प्रदेश और ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला प्रदेश आपको और कहीं भी देखने न मिलेगा बिना मेघालय के। देखिए, शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। चेरापूंजी से शिलांग को जाने वाला शिलांग अर्थात मेघालय की राजधानी, शिलांग से चेरापूंजी को जाने वाला मार्ग इस प्रकार है कि पर्वतों के बीच में होकर निकलने वाला मार्ग और बहुत बड़े वृक्ष पेड़ उन सभी को पार कर जाने वाला एक रास्ता शिलांग से चेरापूंजी को जाता है। और यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, देखिए उस रास्ते का वर्णन भी यहाँ पर प्रदीप पंत जी कर रहे हैं। इस प्रकार शिलांग से चेरापूंजी जाने का रास्ता है ऊंचा और नीचा, कभी ऊंचा रास्ता और कभी नीचे जाने वाला रास्ता, और इधर उधर बहुत ही बृहद पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष, सर्पाकार जैसा ऊंचा और नीचे वाला और सर्पाकार के जैसा रास्ता जो शिलांग से चेरापूंजी को जाता है। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। देखिए, शिलांग से चेरापूंजी जाते समय प्रदीप पंत जी को हुआ अनुभव को यहाँ पर बता रहे हैं। हम दिखाई देते हैं रास्ते को पार करते ही बहुत बड़े पहाड़ और बादल दिखाई देते हैं और सुहानी हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है और कभी कभी हो जाती है वर्षा, बूंदाबांदी अर्थात वर्षा, जलधारा। वहां पर कभी कभी बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है और कभी कभी ठंडी हवा बहती है, सुहानी हवा बहती है और कभी वहां पर कुछ ही समय बाद धूप पड़ जाती है। इसी को हम कहते हैं आंख मिचौली, कन्ना मुचाले। देखिए, हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर प्रदीप पंत जी कह रहे हैं हमारी जीप जो वाहन चेरापूंजी की तरफ 53 किलोमीटर दूर हमारी जीप बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। प्रदीप पंत जी के साथ उस राज्य के एक अधिकारी और उस अधिकारी के 2 दोस्त बैठे हुए हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ। प्रदीप पंत जी जो लेखक हैं इस पाठ के, यात्रा वृत्तांत के, उन्होंने अपने जीप के खिड़की बंद करते हुए उस राज्य के एक अधिकारी संगमा जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? देखिए संगमा जी, क्या यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है? इस प्रकार प्रश्न संगमा जी से प्रदीप पंत जी पूछते हैं और संगमा जी कहते हैं जी हाँ साहब, यहाँ साल भर भी वर्षा होती रहती है। संगमा जी कहते हैं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। देखिए साहब, संगमा जी कहते हैं प्रदीप पंत जी से, लेखक से, देखिए साहब, आपको यह बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि यहाँ पर माल की बिक्री की ज्यादा खपत अर्थात किसी भी वस्तु की बिक्री करना, उससे अधिक यहाँ पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर पन बिजली का उत्पादन होता है और हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। और संगमा जी कहते हैं लेखक से, हम अपने राज्य को बिजली का प्रसारण करके जो अतिरिक्त
शेष बची हुई बिजली को हम अन्य राज्यों को बेच देते हैं या दे देते हैं। इस प्रकार संगमा जी लेखक से कहते हैं ऐसा। और संगमा जी की बात सुनकर लेखक प्रदीप पंत जी आश्चर्य से और प्रश्नार्थक से पूछते हैं ऐसा, यहाँ पर खपत से अधिक पनबिजली का उत्पादन होता है और आप अपने राज्य को सभी जगह बिजली देकर भी अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों को दे देते हैं। इस प्रकार आश्चर्य से लेखक जी संगमा जी को पूछते हैं। मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठें तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। फिर कहते हैं संगमा जी लेखक से, जी हाँ साहब, सही कहा आपने। इस प्रदेश के, इस राज्य के सभी जगहों पर हम बिजली दिन के 24 घंटे यदि दे देंगे तो भी अतिरिक्त बिजली हमें बच जाएगी, मिल जाएगी। तो हम इस अतिरिक्त बिजली को अन्य राज्यों को दे देते हैं। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखिए प्रदीप पंत जी कह रहे हैं हम पहाड़ों को निहारना अर्थात ध्यान पूर्वक देखना, पहाड़ों को ध्यान पूर्वक आश्चर्यचकित से अत्यंत गंभीर से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदीप पंत जी की जीप और उनके साथ एक संगमाधिकारी है और उनके दो दोस्त बैठे हुए हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है, सड़क के उस पार पहाड़ी एक कोहरे से भरी हुई है। कोहरा अर्थात धुंध, जो कोहरा घाट कहते हैं, हम घाट का प्रदेश कहते हैं जो गहराई हो उसका, उस प्रकार गहराई है और बड़े बड़े पर्वत हैं। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है मेघालय। 3 पर्वतीय प्रदेश में, प्रांत में यह एक मेघालय राज्य बांटा गया है, बंटा हुआ है। तो वह 3 पर्वतीय अंचल या प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए, घासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। इन 3 पर्वतों से बहुत ही छोटा राज्य मेघालय राज्य का निर्माण हुआ है और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। देखिए, केवल मेघालय राज्य के केवल 5 जिले हैं। बहुत ही छोटा राज्य मेघालय राज्य है। यहाँ पर इन 3 पर्वतों से बना हुआ यह राज्य 5 जिले यहाँ पर स्थित हैं। हर अंचल की अपनी अलग अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव हैं, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। देखिए, इन 3 पर्वतों से बना यह मेघालय राज्य, 3 पर्वत अलग अलग संस्कृति के लोग बसे हुए हैं। अलग अलग पर्व, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज के लोग वहां पर बसे हुए हैं। परंतु उन 3 पर्वतों में से एक हमें सभी ओर देखने को मिलता है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अर्थ यह है कि जो भी पिता की धनराशि हो, जो भी पिता के माता की जो संपत्ति हो, उन सभी में बेटियों को भी सम प्रमाण से, यानी अधिक रूप से जो बेटों को दिया जाता है, पिता या माता की जो संपत्ति होती है वह संपत्ति को सिर्फ केवल बेटों को ही दिया जाता था, बेटियों को नहीं दिया जाता था। परंतु मेघालय राज्य की एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, बेटों के साथ साथ सम प्रमाण का हिस्सा भी
बेटियों को मिलता है। इसको हम मातृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। देखिए, मेघालय राज्य में यहाँ पर महिला का वर्चस्व है, अर्थात महिला का प्राबल्य है, आधिपत्य है। आप कहीं जाइए, आपको महिला किसी न किसी कार्य में दिखाई देगी। तो यहाँ पर महिला का वर्चस्व है। एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। इसका आपको प्रभाव गुवाहाटी को जब प्रवेश करेंगे तो आपको मेघालय जाने के पहले ही इसका एक आपको अनुभव अर्थात एक एहसास हो जाएगा। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। सभी दुकानों में, तमाम अर्थात सभी, सारे, जितनी भी मेघालय में आपको दुकानें दिखाई देंगी, उन सभी दुकानों में आपको महिला ही नजर आएगी, महिला ही दिखाई देगी। महिला व्यापार करती हुई दिखाई देगी, बेहिचक, जो बिना संकोच के वहां पर आपके साथ बातचीत करती हुई औरत दिखाई देगी। और शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। जो मेघालय राज्य की राजधानी शिलंग है, वहां पर भी यदि आप जाएं तो आपको वहां पर सभी दुकानों पर महिला दिखाई देगी। महिला ही वहां आपको सामान बेचेगी, महिला ही आपको वहां सामान खरीदने का व्यवस्था दिखाई देगा आपको। अर्थात मेघालय में औरत यानी महिला का वर्चस्व अधिक है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। केवल हमें मेघालय राज्य में यह देखने को मिलता है, स्त्री का वर्चस्व। और कुछ ही हमें इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के अन्य कुछ राज्यों में भी इस प्रकार हमें देखने को मिलता है, परंतु वहां पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था न हो। परंतु मातृसत्तात्मक का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया है। जो माता पिता की जो संपत्ति धनराशि होती है, उस संपत्ति धनराशि में बेटों को जितना प्रमाण दिया जाता है, उतना ही समप्रमाण बेटियों को मिलने के व्यवस्था को हम मातृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। मेघालय राज्य में तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, परंतु पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में आपको महिला सभी दुकानों में दिखाई देगी, परंतु वहां पर मातृसत्तात्मक की व्यवस्था न होगी शायद ही। और कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब कुछ देखा था। थोड़ी मणिपुर, जो यहाँ पर मणिपुर एक राज्य है, मणिपुर की राजधानी जो इंफाल में भी आपको, इंफाल इसकी राजधानी है, वहाँ पर भी आपको हर कहीं भी औरत, महिला सामान बेचती हुई, अपने कारोबार करते हुई दिखाई देगी, परंतु वहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था न हो। वस्तुएं बेचने के लिए महिला ही आपको, औरत ही वहां आपको दिखाई देगी। आपको स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जैसे माइती बाजार कहते हैं। देखिए, मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक बाजार है, माइती बाजार। उस बाजार का नाम क्या है? माइती बाजार। वहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल आपको स्त्री ही नजर आएगी, स्त्री ही दिखाई देगी। कहीं दुकान पर भी आप जाइए, पुरुष आपको नहीं दिखाई देगा। प्रति एक दुकान पर ही आपको महिला ही दिखेगी। इसीलिए उस बाजार को माइती बाजार कहते हैं। और
सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। दिन भर अपने सामान को बेचकर शाम में अपने अपने घर महिलाएं या स्त्रियां लौट जाती हैं और किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, किसी प्रकार का वहां वर्ग भेद नहीं। तुम पुरुष हो या महिला है, वहां पर किसी का भेदभाव नहीं है। यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस मैथिली बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। अर्थात वहां पर आपको मैथिली बाजार में अमीर घर की स्त्रियां भी मिल जाएंगी और गरीब घर की स्त्रियां भी आपको सामान बेचती हुई मिल जाएंगी। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। वहां से मणिपुर के इम्फाल, जो वहां से आपको ये मैथिली बाजार होते ही कुछ दूर बाद आपको मेघालय का बाजार, चेरापूंजी का बाजार जो आपको दिखाई देगा। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो मेघालय राज्य में चेरापूंजी, वहां पर भी आप जाइए तो वहां पर भी आपको सभी दुकानों पर महिलाएं नजर आएगी। सभी दुकानों पर महिलाएं अपने वस्तुएं बेचती हुई नजर आएगी। इस प्रकार मेघालय में महिला स्त्री वर्चस्व अधिक है। आशा करता हूं आप सभी को चेरापूंजी से आया हूं पाठ मालूम हुआ होगा। आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए। तभी भी आपको कोई शब्द या वाक्य का नहीं अर्थ हुआ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।